Hello students, welcome to Saral Physics, where physics is made Saral for you. So I am back with the next and important chapter of class 10th physics, that is light. बेटा ये जो लाइट चैप्टर है ना, आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो. 6th में पढ़ा, 7th में पढ़ा, उसके बाद आपने इसको 8th क्लास में पढ़ा, अब फिर से 10th क्लास में पढ़ रहे हो. और अगर आप प्लान कर रहे हो टू टेक द फिजिक्स सब्जेक्ट इन योर +1 +2, लाइक इफ यू वांट टू गो फॉर मेडिकल और नॉन मेडिकल, तो ये फिर से वहां पे लाइट आप पढ़ोगे. So that means in every class you learned additional things. जैसे laws of reflection जो टॉपिक है वो ऑलरेडी आप 8th क्लास में कर चुके हो उसको, कि रिफ्लेक्शन जो होता है उसके क्या क्या लॉज होते हैं. ऑल्दो मैं दोबारा से उसको अच्छे से सरल वे में यहाँ पे फिर से समझाऊंगा. बट पॉइंट इज देयर शुड बी समथिंग न्यू विच यू शुड लर्न अबाउट द सेम टॉपिक विच यू आर स्टडिंग सिंस क्लास 6th. तो ठीक है जी, नई चीज बताते हैं अब आपको. इंट्रोडक्शन कुछ ऐसी रखेंगे. अब इसके इंट्रोडक्शन में आप ऐसे सोचो कि आप सबको पता है कि आपने ये समझा है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. कैसे? कि आपने एक शीट ली या एक बोर्ड लिया, उस बोर्ड में एक छोटा सा होल किया आपने, तो उस होल के थ्रू जब लाइट ट्रेवल करती है, उस होल के थ्रू जब लाइट ट्रेवल करती है तो उसका हमने सामने एक शीट रखी, वहां पे वो लाइट हमें दिखी. तो अब हमने क्या किया, जो मेरा सोर्स था लाइट का, जिसके थ्रू मैं वो होल में से लाइट पास करवा रहा था, उसको मैंने साइड में कर दिया. दैट मीन्स अब होल इधर रह गया और लाइट का सोर्स इधर हो गया. तो अब लाइट ऐसे जा रही है, तो अब मुझे वो जो लाइट है वो दूसरी साइड शीट पे नहीं दिखेगी. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई एम ट्राइंग टू से यहां से हमने ये सीखा था कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है जी, तो ये चीज तो हमें पता है कि जो लाइट है इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. चलो जी, ये तो हमें पता है. आपको पता है एक बार जो साइंटिस्ट वगैरह थे उन्होंने एक चीज, बहुत ही यूनिक चीज ऑब्जर्व करी. होता क्या है कि मान लो ये लाइट आ रही है ऐसे, और सामने मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ओपेक ऑब्जेक्ट है, ओपेक. तो होगा क्या, यहां पे अगर मैं स्क्रीन रखता हूं तो इसकी शैडो बनेगी. यहां पे ऑब्वियस सी बात है, आप खुद को ले लो, सामने से लाइट पड़ रही है, आप लाइट के आगे खड़े हो जाओ तो पीछे आपकी क्या बनती है, शैडो बनती है. बिल्कुल सही बात है. पर साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे मैं इस ओपेक ऑब्जेक्ट का साइज छोटा करता जाऊं, छोटा 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 और छोटा, इतना छोटा कि वो इसकी वेवलेंथ के अप्रोक्सीमेट उसी रेंज में आ जाए, इतना छोटा कर देना. मैंने इसका साइज जो है, जो इसके रास्ते में आ रहा है ऑब्जेक्ट या पार्टिकल, उसका साइज मैंने बहुत ही ज्यादा छोटा कर देना है. और जब इतना छोटा हमने साइज कर दिया किसका, ऑब्जेक्ट का, और जब लाइट आई ऐसे, तो लाइट ने कैसा बिहेवियर शो किया. लाइट जो है वो यहां पे रुकी नहीं, जैसे यहां पे रुक जाती थी और इसकी शैडो बनती थी. यहां पे ऐसा नहीं होगा कि इतनी स्मॉल शैडो यहां पे बनेगी. लाइट जो है वो इसके अराउंड बेंड करेगी और निकल जाएगी. समझ में आ रही है बात. सो लाइट जब तक तो आपका ओपेक ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, तब तक तो आपको क्लियरली यहां पे उसकी जो शैडो है वो दिखेगी. पर जैसे ही मैंने उसका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा कर दिया, बहुत ही छोटा कर दिया ओपेक ऑब्जेक्ट का साइज, तो वो जो लाइट है वो ऐसे ना करके उसके साइड से बेंड करके निकल जाती है. यस राइट, वर्ड में क्या यूज कर रहा हूं, बेंड करना. बेंड, स्ट्रेट लाइन अगर नेचर है लाइट का, तो बेंड कैसे कर गई. जिस चीज का नेचर ही ऐसा है कि वो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन कभी बेंड तो कर ही नहीं सकती. स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट ही रहेगी. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने लाइट को ऑब्जर्व करने में कुछ ना कुछ अभी गलती कर दी है. हम तो अभी तक ये मान के चल रहे थे कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, पर यहां पर तो हमें कुछ और ही दिख रहा है कि वो तो बेंड करके आगे निकल गई. अगर बेंड करके आगे निकल रही है तो लाइट तो वही है जिसको हम स्ट्रेट लाइन बोल रहे थे. दैट मीन्स वो स्ट्रेट लाइन नहीं है. पर अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो फिर वो ये वाला बिहेवियर कैसे शो कर रही है. यहां पर बेंड क्यों नहीं कर रही, यहां पर कैसे रुक गई. तो लाइट तो वही है. लाइट ये भी फिनोमिना दिखाती है और ये भी फिनोमिना दिखाती है. फिर से सुन लो, लाइट ये भी फिनोमिना शो करती है और ये फिनोमिना भी शो करती है. तो साइंटिस्ट हो गए कंफ्यूज. यार अभी तक तो हम ये मान के चल रहे थे कि लाइट कॉर्पस्कल्स से बनी होती है, कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं. पर यहां पे अचानक से एक नई कहानी सामने आ रही है कि जो लाइट है वो इस पार्टिकल के अराउंड क्या कर गई, यहां पे बेंड कर गई.
अब क्या करें, अब थोड़ा और रिसर्च चली और ये जो फिनोमिना है बेंडिंग वाला, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। अब ये डिफ्रैक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, ऑल्दो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है इसका नाम, इसलिए मैं उतना ही बता रहा हूं आपको। डिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें लाइट जो है वो आपके पार्टिकल के अराउंड बेंड करके आगे निकल जाती है। ये +2 में आप डिटेल में पढ़ोगे। पर डिफ्रैक्शन जैसी कोई चीज होती है जिसमें बेंडिंग ऑफ लाइट इज यू कैन से ऑब्जर्व्ड। तो साइंटिस्ट ने फाइनली क्या बोला, क्योंकि जो चीज हो रही है वो तो सच है, जो चीज आप एक्सपेरिमेंटली सामने देख रहे हो वो तो सच है, दैट मीन्स वो तो होता ही है। पर आप जो अज्यूम करके चल रहे थे वो गलत हो सकता है, तो वही तो गलत था। तो अब उनको रीडिफाइन करना पड़ा लाइट की थ्योरी को। तो उन्होंने बोला कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में भी चलती है और लाइट जो है वो बेंड भी हो जाती है। ये कैसी थ्योरी हुई? मतलब कहने का है, साइंटिस्ट ने बोला कि लाइट के पास दो नेचर होते हैं। एक होता है रे नेचर, जिसकी वजह से वो ऐसे रेज की तरह बिहेव करती है, और दूसरा उसके पास होता है वेव नेचर। ये चीज तो पक्की हो गई। जो किसने बोली? साइंटिस्ट ने बोली। साइंटिस्ट ने बोला उसके पास रे नेचर भी और वेव नेचर भी है। कैसे? क्योंकि कुछ ऐसे फिनोमिना थे जैसे कि रिफ्लेक्शन, ठीक है, ऑफ जो मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन होता है, प्लेन मिरर, अब उसमें आप रेज बनाते हो ना। सो जो लाइट है वो रे नेचर दिखाती है। किसने बोला? बोला किसी ने नहीं, सामने दिख रहे हैं हमें फिनोमिना जिसमें रे नेचर यूज होता है। लाइट के पास वेव नेचर भी है। अब ये किसने बोला? ये भी किसी ने नहीं बोला, ये हमने देखा, ऑब्जर्व किया, डिफ्रैक्शन। तो एक बात तो पक्की हो गई कि लाइट के पास दोनों नेचर हैं, रे नेचर भी है और वेव नेचर भी है। फिर उसके बाद क्या हुआ? साइंटिस्ट ने एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला जिसने इन दोनों को ओके कर दिया, इन दोनों कंफ्यूजन्स को दूर कर दिया। उन्होंने बोला जो लाइट होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? फोटॉन्स से। फोटॉन्स, ये आप डिटेल में +2 में पढ़ोगे जाके। तो साइंटिस्ट ने अब फाइनली क्या बोला? उन्होंने बोला कि लाइट जो है वो फोटॉन्स से बनी हुई है। और फोटॉन्स क्या है? पैकेट्स हैं छोटे छोटे एनर्जी के। जब एक पैकेट को उठा के मैं ऐसे फेंकता हूं तो वो किसका काम करता है? रे का। पर जब मैं पैकेट के अंदर देखता हूं तो पैकेट के अंदर क्या होती हैं? वेव्स। तो फोटॉन ने दोनों चीजों का आंसर दे दिया कि जब फोटॉन को एज अ होल आप एक पैकेट कंसिडर कर रहे हो, ऐसे पत्थर उठा के ऐसे मारते हो, तो वो जो पैकेट है दैट कैन ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन और वो एक रे नेचर शो करता है। पर जब मैं पैकेट के अंदर देखता हूं तो मुझे वेव्स मिलती हैं, और वही वेव्स जो हैं वो इस पार्टिकल के अराउंड क्या कर जाती हैं? बेंड कर जाती हैं। तो फोटॉन एक ऐसा आंसर मिला हमें जिसने लाइट के रे नेचर को भी एक्सप्लेन किया और वेव नेचर को भी। और लाइट को जो स्टडी करती है फिजिक्स की ब्रांच, उसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स दो तरीके का हो गया। कौन कौन सा हो गया? दो तरीके का आपका ऑप्टिक्स। एक हो गया बेटा रे ऑप्टिक्स और दूसरा कौन सा हो गया आपका? वेव ऑप्टिक्स। एक है रे ऑप्टिक्स और एक है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स अपने आप में बहुत बड़ा एक यूनिट है पढ़ने के लिए, वेव ऑप्टिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा यूनिट है पढ़ने के लिए। 12th क्लास में आप इनको एज अ बिग यूनिट पढ़ोगे। ऑप्टिक्स एक बड़ा यूनिट है, उसमें रे ऑप्टिक्स अलग चैप्टर है, वेव ऑप्टिक्स अलग चैप्टर है। तो अब 10th क्लास में हमने क्या करना है? जो सीबीएसई एनसीईआरटी में दे रखा है, हमने इस चैप्टर लाइट में इसका सिर्फ रे नेचर पढ़ना है, मतलब हमने रे ऑप्टिक्स को स्टडी करना है। वेव ऑप्टिक्स 10th क्लास में नहीं है। पर आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि लाइट के पास दोनों नेचर होते हैं। लाइट के पास रे नेचर भी है और लाइट के पास वेव नेचर भी है। वेव नेचर +2 में पढ़ोगे हायर क्लासेस में, और 10th क्लास में हमने सिर्फ रे ऑप्टिक्स पढ़ना है। कहने का मतलब है इस पूरे चैप्टर में जो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उसमें हम हमेशा एक ही चीज को पकड़ के चलेंगे, दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इसी के बेस पे सारी की सारी चीजें जो हैं वो हमने अब पढ़नी है। यहां पे लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। आपको इंट्रोडक्शन आया समझ में? सो लेट मी सम अप। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये आप 6th क्लास से सीखते आ रहे हो। अब 7th में भी पढ़ा, 8th में भी पढ़ा, 10th में अब पढ़ रहे हो। तो अब आपको और क्या चीज पता लगी कि लाइट के पास रे नेचर तो होता ही होता है जिसको आप पढ़ते आ रहे हो, पर लाइट के पास एक वेव नेचर भी होता है।
जिसकी वजह से वो कैसे फिनोमिना दिखाता है, डिफ्रैक्शन जैसे। अब रे नेचर और वेव नेचर ये दोनों लाइट के पास हैं, ये हमें एक्सपेरिमेंटली पता है। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या सॉल्यूशन दिया, उन्होंने बोला कि लाइट जो है वो फोटोन से मिलकर बना हुआ है। फोटोन क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी है। जब उसको पैकेट को एज अ होल आप पैकेट लोगे तो वो रे नेचर एक्सप्लेन करेगा, और पैकेट के अंदर जब आप जाओगे जो वेव्स होती हैं वो उसका वेव नेचर एक्सप्लेन करेंगी। समझ में आ रही है बात? सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। इसके कुछ पॉइंट्स मैं लिखवाता हूं, देन वी विल शिफ्ट टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अच्छा चैप्टर है बेटा ये, और यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह भी इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके, सारे करेंगे हम उसको, अच्छे से करेंगे। और एक बात का ध्यान रखना, इस चैप्टर को अभी पढ़ना स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर यू हैव योर ज्योमेट्री बॉक्स विद यू। ज्योमेट्री बॉक्स मीन्स यू हैव योर कंपास विद यू, यू हैव योर पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल। ये चीजें साथ लेकर बैठना, क्योंकि डायग्राम्स आगे जो बनेंगे, रे डायग्राम्स जाके, उनमें इसकी जरूरत पड़ेगी। सो मेक श्योर यू हैव योर ज्योमेट्री बॉक्स विद यू, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, कंपास एंड योर स्केल। ये चीजें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है जी? ओके, तो हमारे चैप्टर का नाम है, जो हम यहां पे लिख लेते हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये हमने चैप्टर पढ़ना है। अब वो पॉइंट्स जो हैं, जैसे कि हम चीजों को क्यों देख पाते हैं, क्योंकि लाइट है, लाइट के अलग अलग सोर्सेज होते हैं, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, वो बेसिक चीजें वो सारी आप पढ़ चुके हो। हम काम की बात करेंगे यहाँ पे, जो इस आपके चैप्टर से रिलेटेड है, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काम की तो ऑब्वियसली सारी हैं। ओके, लाइट हैज बोथ रे नेचर एंड वेव नेचर। Motion of light in a straight line is explained by the ray nature of light. Phenomenon like diffraction cannot be explained by ray nature. These are explained by wave nature of light. So light has both ray nature and wave nature. In this chapter we will study the ray nature, that is motion of light in a
स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गई बात आपको? तो जो सारा मैंने आपको भी समझाया वो यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसको नोट डाउन करो ढंग से। इंट्रोडक्टरी पार्ट है आपका कि लाइट के पास दोनों नेचर होते हैं, रे और वेव। जो मोशन ऑफ लाइट है स्ट्रेट लाइन में वो किस नेचर से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? रे नेचर से। पर जो फिनोमिना है लाइक डिफ्रैक्शन कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय रे नेचर, दीज आर एक्सप्लेन्ड बाय द वेव नेचर। सो लाइट हैज बोथ रे एंड वेव नेचर। इस चैप्टर में हमने पढ़ना है रे नेचर, दैट इज मोशन ऑफ लाइट इन अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे आप एक ऐड कर लेना, फिनोमेना लाइक डिफ्रैक्शन कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय रे नेचर, दीज आर एक्सप्लेन्ड बाय वेव नेचर, बिकॉज लाइट bends around the particle as wave। क्योंकि अगर कोई चीज वेव फॉर्म में चल रही है तभी वो किसी पॉइंट के अबाउट बेंड कर सकती है ना, सीधी चलती हुई चीज तो कभी बेंड नहीं करेगी। सो दिस इज दैट पॉइंट, लिखो इसको। डन? ओके, नाउ अब टॉपिक आता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करने से पहले बहुत जरूरी है उसके लॉज को समझना, जिसको फॉलो करके जो लाइट है वो क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है। देखो ऐसा है, काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं मैक्सिमम जिनको ना दोनों लॉज याद होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर ऑल लाई इन द सेम प्लेन। पर इसका फिजिकल मीनिंग क्या है वो नहीं पता होता मैक्सिमम बच्चों को। पर मैं आपको पहले फिजिकली उसको फील करवाऊंगा कि मीनिंग क्या है उसका, उसके बाद उसकी हम डेफिनेशन को लिख लेंगे। देखो होता क्या है कि रिफ्लेक्शन होता कौन से सरफेस से है? जो हाईली पॉलिश्ड होता है, जिसको आपने बहुत अच्छे से पॉलिश कर दिया, वो रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे कि मिरर क्या करता है? रिफ्लेक्शन करता है। तो ये मेरे पास एक मिरर है मान लो, क्लियर है? फिर अगर सीधा बन जाता तो मुझे बहुत खुशी है। चलो, ये बनाया मैंने मिरर। अब ये मिरर है हाईली पॉलिश्ड सरफेस। अब एक लाइट रे आती है यहां से, इसके ऊपर स्ट्राइक करती है इस डायरेक्शन में। यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ लाइट होगा जहां से ये आई, टॉर्च लगा लो या कुछ भी लगा लो। ये क्योंकि इसके ऊपर स्ट्राइक कर रही है, इंसिडेंट कर रही है, इसके लिए इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। फिर जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट करी इस मिरर पे, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये मैं सारा अलग से साफ साफ बताऊंगा आपको, मतलब लिखूंगा, डायग्राम बनाऊंगा, अभी समझ लो। इंसिडेंट रे आई, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट कर गई ऐसे उस डायरेक्शन में, इसलिए इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और अगर मैं इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे इस मिरर के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाता हूं तो मैं इसको बोलता हूं नॉर्मल। नॉर्मल एक ऐसी लाइन होती है जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर इस मिरर के परपेंडिकुलर होती है, मतलब ये परपेंडिकुलर है ऐसे। तो अब इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, और रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो बनाएगा उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ आपका क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे, हमेशा। दे विल ऑलवेज बी इक्वल। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरी बात, तीन रेज की बात करूंगा मैं, मतलब तीन लाइंस की बात करूंगा। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। क्या मतलब हुआ इसका? आपको होता है प्लेन क्या होता है? ये प्लेन, यही वर्ड है जो दिक्कत देता है बच्चों को। प्लेन, प्लेन का मतलब होता है कि जैसे ये है, ये ऐसे है, ये पेन को मैंने ऐसे रखा हुआ है, और मैं क्या करता हूं कि लेट मी जस्ट सी, अगर जैसे ये है, ये मैंने मार्कर ऐसे रखा हुआ है, तो
जैसे मैंने इसको रखा हुआ उसके नीचे मैंने ऐसे ये सरफेस रख दिया, तो ये जो सरफेस है जिसके ऊपर ये यहां पे पड़ा हुआ है इसको प्लेन बोलते हैं, प्लेन, ये सरफेस प्लेन है। अब मैंने इसको ऐसे उठा लिया मार्कर को, अब इसका प्लेन क्या हो गया ये, अब मैंने इसको ऐसे कर दिया, अब इसका प्लेन क्या हो जाएगा ये। जहां पे आपने उसको रखा है वहां पे आप एक कागज बिछा दो, कॉपी रख दो, कुछ भी कर दो, ये प्लेन हो गया इसका। अगर मैंने इसको ऐसे रख दिया तो इसका प्लेन ये हो गया या ये हो गया, एक ही बात है, दोनों सेम ही प्लेन्स हैं, ये प्लेन सेम हो गया। अभी मैं जहां पे खड़ा हूं या आप जहां पर बैठे हो, दैट फ्लोर इज द प्लेन जिसके ऊपर आप बैठे हो। तो जिसकी भी पोजीशन आप चेक करना चाहते हो उसके नीचे आप एक शीट बिछा दो, कागज बिछा दो, कॉपी रख दो, प्लेन, वो उसका प्लेन बन जाता है। तो अब यहां पर जो तीन चीजें हैं जिनके बारे में यहां पे बात कर रहा हूं वो कौन कौन सी हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। इनका प्लेन कौन सा हुआ बेटा, आपके सामने ही तो है बोर्ड, ये बोर्ड इनका प्लेन है, क्योंकि इस बोर्ड के ऊपर ही मैंने तीनों चीजें बनाई हैं, तो ये इसका प्लेन हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? चलो एक और एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं अभी। ये जैसे मेरे पास ये है, ये मेरी इंसिडेंट रे है, ऐसे ये पकड़ता हूं मैं इसको, ऐसे इंसिडेंट रे है, और ऐसे, और ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे है। समझ में आ रहा है? समथिंग लाइक दिस, ये इंसिडेंट है, ये मेरी रिफ्लेक्टेड है, और ये मेरा नॉर्मल है। अब इसको मैं ऐसे भी रख सकता हूं कि लाइट यहां से कहीं से आई, ऐसे रिफ्लेक्ट करी और ऐसे रिफ्लेक्टेड हो गई, और नॉर्मल मेरा ये बन गया। अब मुझे बता सकते हो इसका प्लेन कौन सा होगा? इसका प्लेन मैं आपको बताता हूं कौन सा होगा। इसका प्लेन होगा बेटा ये, ऐसे यहां पे रखता हूं मैं इसको, ये इंसिडेंट रे आई, ये रिफ्लेक्टेड है, और ये नॉर्मल है। तो है ना, तीनों तीनों के तीनों किसके ऊपर है? कॉपी के ऊपर रखा है ना, तो कॉपी तो प्लेन है इसका। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तब भी तो नॉर्मल है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के, पर क्या ये सेकंड लॉ को फॉलो कर रहा है? नहीं, बिकॉज ये कौन से प्लेन में आ गया, ये इस प्लेन में आ गया। मुझे तीनों के तीनों सेम प्लेन में चाहिए ऐसे। अगर मैं इसको ऐसे कर रहा हूं तो मुझे इसको भी ऐसे करना पड़ेगा, सॉरी मतलब समझ गए ना आप? अगर मैं इसको ऐसे कर रहा हूं तो मुझे, अरे यार, अगर ये ऐसे है तो रिफ्लेक्टेड ऐसे आएगी और इंसिडेंट भी ऐसे आएगी, तो तीनों के तीनों ऐसे आएंगे। समझ गए ना आप? तो अगर मैं इस प्लेन की बात करता हूं तो तीनों के तीनों कैसे आएंगे? ये नॉर्मल हुई, ये आपकी इंसिडेंट हुई, और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हुई, समथिंग लाइक दिस, ऐसे ऐसे, ये बना आपका, दिख रहा है? ये देखो, ऐसे। अरे यार, हाँ जी, ऐसे, ये। अब इसको ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, पर तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है। ऐसे ऐसे कहीं भी रख दूं, अगर मैं इसको ऐसे रख दूं, अभी ऐसे रखा हुआ मैंने बोर्ड पे जो बनाया आपको, अगर इसको मैं ऐसे रख दूं तो ऐसे आएगा, ऐसे है तो उसी प्लेन में। प्लेन का मतलब आया समझ में? तीनों एक ही कॉपी पर आने चाहिए, एज सिंपल एज दैट। ऐसे समझ लो आप इसको, तीनों के तीनों एक ही कॉपी पर ये आने चाहिए। तो ये हो गया आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको लिख लेते हैं अभी फिर। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन तो बेसिक सी है जो आप पहले भी कर चुके हो। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो टॉपिक है आपका बाउंसिंग back of light from a highly polished
surface like mirror is called as reflection of light. There are two laws of reflection of light. फर्स्ट क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection to incident ray comma normal to the mirror at the point of incidence and reflected ray all lie in same plane. So what does it mean? अगर ये मेरा मिरर है like this is my mirror, सीधी लाइन बन गई, हाँ जी. So this is my mirror. Now यहां से एक लाइन आती है ऐसे, और थोड़ा सा इसको और टिल्टेड बना लेते हैं, मिरर मेरा लंबा है ना. Okay, so it is like this, like this. हाँ जी, तो देखो यहाँ पे सही बना, हाँ जी, काफ़ी हद तक सही बन गया. अब मैं एक वर्टिकल लाइन बनाता हूँ ऐसे. This is my point of incidence. This is normal. This is my incident ray, and this is my reflected ray. Angle of incidence, angle of reflection. तो ध्यान से देखो यहाँ पे कि एक तो आई आपकी इंसिडेंट रे ऐसे, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करी उसको बोला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद इधर को होगी रिफ्लेक्ट. उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मुझे नॉर्मल बनानी है. देखो नॉर्मल तो इस मिरर पे कहीं भी बना सकते हो, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है. मुझे वो नॉर्मल लेनी है जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जाए, और ये रिफ्लेक्टेड हो गई. तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का है एंगल आई, और ये आर. अब देखो तीनों की तीनों जो रेज हैं, मतलब दो रेज है और एक नॉर्मल है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये जो नॉर्मल है, तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे हैं. प्लेन मतलब ये बोर्ड है इस टाइम पे. तो दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ड्रॉ करो इसको जल्दी से. आपको प्लेन मिरर याद है? प्लेन मिरर जो घर में लगे होते हैं आपके मिरर, वो कौन से होते हैं? प्लेन मिरर होते हैं. अब प्लेन मिरर जो होते हैं वो जो इमेज बनाते हैं, तो वो कैसी इमेज बनाते हैं? इफ यू रिमेंबर 7th क्लास में आपने किया होगा. कैसी कैसी इमेज की प्रॉपर्टीज होती हैं प्लेन मिरर की? इट इज द इमेज इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट. वर्चुअल एंड डायरेक्ट क्या मतलब होता है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट का वर्चुअल मतलब वो असली में नहीं बन रही, डायरेक्ट का मतलब है सीधी बन रही है.
अच्छा, अगर ये असली में नहीं बन रही तो क्या इमेजेस असली में बनती हैं? बिल्कुल बनती हैं। प्रोजेक्टर देखा आपने? सिनेमा हॉल गए हो, पीछे से प्रोजेक्टर आता है स्क्रीन के ऊपर, आप अगर प्रोजेक्टर के सामने आ जाओ तो इमेज आपके ऊपर बनेगी, क्योंकि वो सच में बन रही है। बट जो ये प्लेन मिरर की इमेज होती है, कैसी होती है? ये एक वर्चुअल इमेज होती है, एक्चुअली में वैसी है नहीं, वो रियलिटी में नहीं है, पर दिख रही है। वर्चुअल एंड डायरेक्ट, इट इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट का साइज उतना ही होगा, जितना ऑब्जेक्ट मिरर से दूर है उतनी ही इमेज मिरर से दूर होगी। और लास्ट लिटरली इन्वर्टेड, जो आपका राइट है वो इमेज का लेफ्ट होगा, जो आपका राइट है वो इमेज का क्या होगा? लेफ्ट होगा। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। उसको लिख लेते हैं अभी जल्दी से। डिटेल में आप इसको कर चुके हो, फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन हम ये चारों पॉइंट्स लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे शिफ्ट करेंगे। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज formed by प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो इमेजेस बनाता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है वो हमने स्टडी करनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। सेम साइज as the size of object, then at the same distance from mirror as is the object, image is literally inverted। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि उसका जो लेफ्ट है वो राइट दिखता है और जो राइट है वो क्या दिखता है? आपका लेफ्ट दिखता है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। इसको लिखो जल्दी से, फिर मैं आगे अब आपको बताता हूं जो इंपॉर्टेंट हमने बात अब डिस्कस करनी है। अब ये देखो डायग्राम ध्यान से, ये मैंने यहां पे एक बनाया ये वाली शेप, और ये वाली जो शेप है बेटा, दिस इज स्फीयर। अब यहां तो मैं बात कर रहा था प्लेन मिरर की, जिसको मैं कैसे बनाता हूं? ऐसे स्ट्रेट लाइन। प्लेन है क्योंकि सीधी लाइन है, ये सीधी है ना। like this is the plane mirror। तो यहां पे प्लेन मिरर की अगर मैं बात करूं तो एक साइड तो इसकी शेडेड है और एक साइड इसकी रिफ्लेक्टिंग है, तो यहां पे रिफ्लेक्शन होता है ऐसे, यहां पे ऐसे रिफ्लेक्शन होगा। अब मैंने एक स्फेयर लिया, स्फेरिकल सरफेस लिया, इसको लिख देते हैं स्फेरिकल सरफेस। और मैंने क्या किया, इस स्फेरिकल सरफेस का जो अंदर वाला पार्ट है, इनर पार्ट है, जो इनर पार्ट है उसको मैंने रिफ्लेक्टिंग बना दिया पॉलिश करके। तो इनर सरफेसेस ये रिफ्लेक्टिंग है अंदर वाला, और बाहर वाला जो है मैंने वो शेडेड रख दिया। तो जो शेडेड होता है उसके ऊपर हम ऐसे लाइंस लगा देते हैं, रिफ्लेक्शन अंदर से होगा। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इसका एक छोटा सा पार्ट लिया, कट किया इसको ऐसे। ऐसा कट करने के बाद मैंने इसका एक छोटा सा पार्ट लिया और वो जो पार्ट है मैंने ऐसे यहां पे बना दिया। अब इसमें अंदर वाला जो सरफेस है वो क्या है? रिफ्लेक्टिंग है, अंदर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है।
तो ऐसे मिरर्स ऐसे इस टाइप के मिरर्स जो कि एक स्फेरिकल सरफेस का पार्ट हो, इसको मिरर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि रिफ्लेक्ट करेगा। अब इसकी शेप ऐसी है कि इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस, इसलिए ऐसे मिरर को हम क्या बोल देते हैं, स्फेरिकल मिरर। ये स्फेरिकल मिरर है। अच्छा, अगर मैं इसका उल्टा कर देता, उल्टा इन द सेंस कि मैंने कहां बनाऊं, यहीं बना देता हूं, ये किया और इसका मैंने बाहर वाला सरफेस क्या रखा, रिफ्लेक्टिंग। ये बाहर जो है दैट इज रिफ्लेक्टिंग, और जो अंदर वाला है वो मैंने शेड कर दिया। तो अब मैंने इसका पार्ट लिया ऐसे, इसका जब मैंने एक ऐसे पार्ट लिया तो मेरा जो बना सरफेस वो कुछ ऐसा बना, फिर से ऐसा बना, पर अब अंदर वाला जो सरफेस था वो क्या था, शेडेड था, बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग। इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं उल्टा करके, मतलब इसी चीज को अगर मैं ऐसे बना दूं, एक ही बात है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। तो ये भी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये भी एक मिरर है जो कि एक स्फेरिकल सरफेस का पार्ट है, इसलिए ये भी मेरा क्या हो जाएगा, स्फेरिकल मिरर हो जाएगा, स्फेरिकल मिरर हो जाएगा। तो अब अगर मैं आपको ये समअप करके बताऊं जो मैंने यहां पे सरफेसेस बनाए हैं, मैंने यहां पे आपको ये बात समझाई है कि अगर मेरा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किसी स्फेरिकल सरफेस का पार्ट है तो उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को मैं स्फेरिकल मिरर बोल दूंगा। तो स्फेरिकल मिरर, ये बात करूं अगर मैं ऐसे, तो ये भी एक स्फेरिकल सरफेस का पार्ट है, और अगर मैं ऐसे बात करूं, इसमें अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग है और इसमें बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग है और अंदर वाला शेडेड है, ये बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग है। क्लियर है? तो बाहर वाला यहां पे रिफ्लेक्टिंग और यहां पे अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग, और दोनों एक स्फेरिकल सरफेस का पार्ट है, तो दोनों ही स्फेरिकल मिरर हुए। बट अब हम इनमें भी डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, मतलब ये दोनों भी मैं बताना चाहता हूं कि ये अलग स्फेरिकल मिरर है और ये अलग स्फेरिकल मिरर है। तो हम क्या करेंगे, इनके नेम्स अलग अलग रखते हैं। अगर तो इनसाइड सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग है तो आप इसको बोलेंगे कनकेव मिरर, और अगर आउटसाइड सरफेस इसका रिफ्लेक्टिंग है तो आप इसको बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। तो आपके स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप के हो जाएंगे, एक है कनकेव मिरर और एक है कन्वेक्स मिरर, और ये दोनों ही मेरे क्या हैं, स्फेरिकल मिरर्स। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स है इसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक। mirrors whose reflecting surfaces are spherical are called as spherical mirrors. If the reflecting surface is
curved inwards towards the center of sphere, then it is called as concave mirror. If the reflecting surface is curved outwards, then it is called as convex mirror. तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, लाइक दिस डायग्राम। बेटा साफ साफ बनाना, क्योंकि इस चैप्टर में डायग्राम्स बनने हैं और डायग्राम के मार्क्स होते हैं। तो अभी से अगर आप आदत बनाओगे साफ साफ डायग्राम्स की, तभी बाद में भी साफ साफ ही बनेंगे। ये सेंटर है स्फीयर का, तो इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अंदर है। क्लियर है? तो ये आपका ए हो जाएगा, यहाँ पे मैं बी बनाऊंगा। तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे बना दूं अगर, तो लाइक दिस। तो ये बना आपका कौन सा बेटा? कनकेव मिरर। क्लियर है जी? अब बात करते हैं कन्वेक्स की। तो कन्वेक्स, लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस। ऐसे इसमें अंदर वाला जो सरफेस है वो शेडेड होता है, और बाहर वाला जो सरफेस है वो कैसा होता है आपका? रिफ्लेक्टिंग। तो यहाँ पे ऐसे बनेगा आपका, दिस इज योर कन्वेक्स मिरर। तो दोनों के दोनों जो चाहे मैं कन्वेक्स की बात करूं या मैं कनकेव की बात करूं, दोनों के दोनों एक स्फेरिकल सरफेस का पार्ट है। इसलिए दोनों स्फेरिकल तो हैं ही, पर उसमें भी हमने डिफरेंशिएशन कर दिया कि एक कनकेव है एक कन्वेक्स है। जो अंदर से रिफ्लेक्ट करेगा वो कनकेव है, जो बाहर से करेगा उसको हम बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। इसको लिखो। हाँ जी, अब है बारी इन मिरर्स को डिटेल में स्टडी करने की, कि ये जो मिरर्स हैं ये काम कैसे करते हैं। इसको समझने से पहले कुछ टर्म्स हैं इन्हीं मिरर से रिलेटेड जो कि आपको समझनी पड़ेंगी, तभी आप आगे इनकी वर्किंग को समझ पाओगे कि वो ऐसा काम कर क्यों रहे हैं।
ओके जैसे ये है, ये बनाया मैंने कनकेव मिरर। अब ये कनकेव मिरर है ना जो बेटा, इस पूरे के पूरे रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर कहां पे होगा? ये। अब एक ऐसा पॉइंट जो कि इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर है, इसका मान लो या इसका मान लो जो आपका कन्वेक्स है, इसका भी सेंटर होगा। तो सेंटर होता है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, और वो वाला जो पॉइंट है वो इस सरफेस के ऊपर लाई करता है। फिर से सुन लो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है? ये। यहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है? ये। इसका सेंटर कौन सा है? ये वाला पॉइंट। क्या ये पॉइंट इस सरफेस के ऊपर है? बिल्कुल है। तो ये दो चीजें आपको इसमें याद रखनी है, और इसका नाम याद रखना है, इसको हम क्या बोलते हैं? पोल। दूसरी बात, ये जो मिरर्स है ये किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट है, और उस स्फीयर का सेंटर जरूर होगा। तो ये जो सेंटर इस स्फीयर का है, इसको मैं बोलता हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। अब क्या ये मिरर का पार्ट है? मतलब क्या मिरर के ऊपर आ रहा है ये पॉइंट? नहीं, ये बाहर है मिरर के। अगर मेरा कनकेव मिरर है तो उसके फेस की तरफ होगा, मतलब इसके फ्रंट में होगा। अगर मेरा कन्वेक्स मिरर है तो उसके बिहाइंड होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हम उस स्फीयर के सेंटर को बोलते हैं जिस स्फीयर का पार्ट आपका मिरर है। अगर कनकेव है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके फ्रंट में आएगा, अगर कन्वेक्स है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके बिहाइंड आएगा, पीछे आएगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो मिरर के बाहर लाई करता है, उसके ऊपर लाई नहीं करता। लाइक पोल, पोल तो उसके ऊपर लाई कर रहा है। अब ऐसी कुछ टर्म्स हैं, एक दो और टर्म्स हैं, मैं इसके साथ साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये आपकी टर्म्स हैं रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, इनको समझना जरूरी है। उसके बाद इमेज कैसी बनती है उसके बाद फिर समझ में आएगा। सो टॉपिक है आपका टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। ये खुद मैंने नाम दिया है इस टॉपिक को, बुक में तो ऐसा सच नहीं है, उन्होंने पैराग्राफ की फॉर्म में अंदर ही दे दिया है, तो हम इसको अलग से इसको स्टडी कर सकते हैं इसी का सब टॉपिक बना के। तो ये बन जाएगा आपका टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। ओके, तो सबसे पहली टर्म हम पहले यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं हम। जैसे एक बना लेते हैं हम, ये कौन सा मिरर है बताओ? और ये कौन सा मिरर है बता सकते हो? ये मेरा कनकेव मिरर है, और ये हमारा कन्वेक्स मिरर है। एक कनकेव है और दूसरा क्या है? कन्वेक्स। फर्स्ट टर्म की अब बात करेंगे, दैट इज पोल। It is the center of the reflecting surface and it lies on the surface. It is रिप्रेजेंटेड बाय P। तो इसका सेंटर यहां पे होगा ऐसे, यहां पे सेंटर होगा ऐसे इधर, तो ये नाम होगा बेटा आपका P, पोल। P पोल। उसके बाद सेकंड है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। कनकेव या कन्वेक्स मिरर, दोनों में से कोई भी,
is a part of a sphere which has a center. This center is called as center of curvature of mirror, convex या concave. It is represented by C. अब बताओ, ये जिस स्फीयर का पार्ट है उसका सेंटर कहीं यहां पे होगा C. सिमिलरली इसका भी सेंटर, इस स्फीयर का सेंटर कहीं यहां पे होगा C. क्लियर है? सो अब ये जो C है इस कनकेव मिरर के फ्रंट में है और इस कन्वेक्स मिरर की बैक साइड में है, बिहाइंड है. फ्रंट और बैक कैसे डिसाइड करेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि कनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग अंदर है और उस रिफ्लेक्टिंग के फ्रंट में है. यहां पे इसका रिफ्लेक्टिंग बाहर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके पीछे है. तो C लाइज इन फ्रंट ऑफ concave mirror, but C lies behind the convex mirror. और दूसरा पॉइंट क्या है? जो C है वो इस मिरर का पार्ट नहीं है, मतलब मिरर के सरफेस पे लाई नहीं करता. सो C lies outside the surface of mirror. तो सरफेस ऑफ मिरर के बाहर लाई करता है आपका ये जो C है, सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो दिस इज दैट जो भी मैंने आपको समझाया था. पोल जो है वो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एक्चुअली जो सेंटर है उसको पोल बोलेंगे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? जो उसके जो उस स्फीयर का सेंटर है जिसका वो मिरर क्या है? पार्ट है. जस्ट राइट इट डाउन. ओके, जैसे आपने ये सेंटर ऑफ कर्वेचर समझा, ऐसे ही आपको पता है एक स्फीयर है उसका रेडियस भी होता है. अब मैं ये बोल सकता हूं, जैसे मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में बोला कि द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच दिस कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर इज अ पार्ट. उस स्फीयर का रेडियस जिसका पार्ट ये मिरर है, उस रेडियस को मैं इस मिरर का क्या बोल सकता हूं? रेडियस ऑफ कर्वेचर. सिंपल. जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का सेंटर है जिसका ये मिरर पार्ट है, तो सिमिलरली रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? रेडियस होगा उस स्फीयर का जिसका ये मिरर पार्ट है. लिख लें फिर इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर को. सो थर्ड है आपका हाँ जी. सो थर्ड है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच concave or convex mirror, radius of sphere of which concave or convex mirror is a part is called as radius of curvature of mirror. That means ये
R, it is represented by capital R, and in the diagram line joining P and C is R. तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको क्या बोला जाएगा? दैट विल बी कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, जब भी ऐसे डायग्राम्स आप बना रहे हो ना, तो यहाँ पे वो जो मैंने आपको बोला कंपस और स्केल, उसी से बनाना बेटा. यहाँ पर तो मैं कंपस नहीं चला सकता, पर आपके पास कंपस है, स्केल है, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर सब है. तो जब आपको एक कनकेव और कन्वेक्स, चाहे आधा बनाना है पूरा बनाना है, तो आपको ऐसे ही बनाना है. मतलब कंपस को यहां रखो और ऐसे डार्क एक कर्व सी बना दो, और उसको फिर डॉटेड करते 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 पूरा स्फीयर भी बना सकते हो आप. तो ये कंपस से बनाने हैं आपको डायग्राम्स, और ये स्केल से मार्किंग्स करनी है. मेक श्योर ऐसे ही मत करते रहना उसको, नहीं तो कोई फायदा नहीं है. अगर अभी तक ऐसे ही बना रहे थे, वीडियो को पॉज करो, रब करो और दोबारा बनाओ उसको. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर. जस्ट राइट इट डाउन, रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका ये है, इतना P और C से लेकर का जो डिस्टेंस है. अब ध्यान से देखना, अब अगर मैं आपको बोलूं कि एक इमेजिनरी लाइन है जो कि P और C में से ऐसे पास कर रही है, ऐसे P और C में से ऐसे ये पास कर रही है, यहां पर भी और यहां पर भी, लाइक दिस. अब ये जो इमेजिनरी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से पास कर रही है, ये पोल पर, पोल वाले पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है. ये 90 डिग्री ऐसे. और वो इमेजिनरी लाइन जो मैंने अभी ब्लू कलर में बनाई है, जिसको आप स्केल से बनाओगे, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास कर रही है, और पोल पे वो परपेंडिकुलर है. इसको बोला जाता है बेटा प्रिंसिपल एक्सिस. तो प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है. प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो कि पोल और सेंटर में से पास कर रही है, और यही हमारी नेक्स्ट टर्म है. प्रिंसिपल एक्सिस. तो imaginary line passing through pole and center of curvature and perpendicular to pole is called as क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल एक्सिस. तो एक इमेजिनरी लाइन जो पास कर रही है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, और पोल के वो परपेंडिकुलर है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम? प्रिंसिपल एक्सिस. समझ में आ रही है बात आपको? अच्छा, कभी आपने वो एक्सपेरिमेंट किया है? छोटी क्लासेस में आपको टीचर्स ने सजेस्ट किया होगा करने को कि अगर आप एक कनकेव मिरर को सन की तरफ लेकर जाओ और एक शीट ऑफ पेपर पे आप फोकस करो, ऐसे बनाना है, ऐसे पोजीशन रखनी है आपको उस मिरर की कि यहां पर जो है वो एग्जैक्ट यू कैन से एक पॉइंट बने. इस फोटोग्राफ को देखो जरा, इसमें कनकेव मिरर की हेल्प से हम लाइट रेज को एक शीट ऑफ पेपर पे फोकस कर रहे हैं, और फोकस करने के बाद होगा क्या? थोड़ी देर के बाद हीट जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो गई एक पॉइंट पे, और उसकी वजह से जो पेपर है वो क्या कर जाएगा? वो जल जाएगा पेपर आपका. सो दैट मीन्स
कनकेव मिरर जो है या जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, जो कनकेव मिरर होता है वो क्या करता है, सारी की सारी जो लाइट उसके ऊपर पड़ रही है उसको एक पॉइंट पे फोकस करवा देता है, एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करवा देता है। यहीं से हम अपनी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी को डिराइव करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक ये कनकेव मिरर है और ये टर्मिनोलॉजी अब आपको पता है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये उसका पोल है। क्लियर है? अब मैं लाइट रेज जो लेकर आ रहा हूं पीछे से, जो आ रही हैं सन से, वो पैरेलल आ रही हैं। किसके पैरेलल आ रही हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं। ऐसे यहां भी नीचे ऐसे बहुत सारी हैं, मैंने तो यहां पे 2 ही बनाई हैं, बहुत सारी हैं, बहुत सारी रेज हैं जो ऐसे आ रही हैं। तो अब ये यहां पे स्ट्राइक होने के बाद कहां से पास करती हैं? एक ऐसे पॉइंट से पास करती हैं। लेट मी जस्ट रीड्रॉ दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइक हेयर। तो अब ये सारी की सारी एक ऐसे पॉइंट से पास करेंगी, ये ऐसे सब यहीं से पास करेंगी, ऐसे लाइक दिस, दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। तो वो सारी की सारी रेज जो कि कनकेव मिरर पे इंसिडेंट हो रही हैं और वो पैरेलल चल रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एक पॉइंट से पास करती हैं सारी की सारी। हम ऐसा बोल सकते हैं कि सारी की सारी रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पे आ गई एक पॉइंट पे, इसीलिए इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर वो सारी रेज जो कि पैरेलल जा रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद वहां से पास करती हैं। कनकेव कन्वेक्स का कैसे बनेगा? कन्वेक्स तो ऐसे होता है आपका, तो रिफ्लेक्ट कैसे करेगा? ये ऐसे और ऐसे, ये रिफ्लेक्शन ऐसे करता है। जो आपका कौन सा मिरर होता है? कन्वेक्स। ऐसे आएगी रेज और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो अब जब आप इन रेज को देखोगे आपको लगेगा वो यहां से आ रही हैं, इनको पीछे एक्सटेंड करोगे तो आपको लगेगा यहां से आ रही हैं वो। सो दैट मीन्स जिस पॉइंट से आपको लगता है कन्वेक्स मिरर के केस में कि वो रेज वहां से आ रही हैं, उस पॉइंट को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रिंसिपल फोकस। उसके लिए डायग्राम दूसरा बनाते हैं। तो यहां से आपको क्या क्या पता चला? पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमने 5th टर्म के बारे में स्टडी करना है, तो उसके लिए मुझे यहां पे इसको रब करना पड़ेगा। तो यहां पे 5th टर्मिनोलॉजी है हमारी प्रिंसिपल फोकस। पॉइंट ऑन द principal axis of concave mirror at which all the rays coming from infinity, infinity मतलब बहुत दूर, infinity traveling parallel to principal axis, comma, after reflection point on the principal axis of concave mirror at which all the rays coming from infinity traveling parallel to principal axis after reflection pass
is called as principal focus of concave mirror. Similarly, in case of convex mirror, point on the principal axis from which rays appear to be coming from after reflection is called as principal focus of convex mirror. तो डायग्राम इसका ड्रॉ करते हैं. अगेन जब भी मैं डायग्राम बोलता हूं कि डायग्राम ड्रॉ करो, अपना ज्योमेट्री बॉक्स ओपन कर लिया करो, उसमें स्केल, पेंसिल, रबर, इरेजर, शार्पनर, कंपास सब कुछ बाहर निकाल के तब डायग्राम ड्रॉ करने हैं. बार बार बोल रहा हूं मैं तुम्हें. तो लाइक दिस, ये है मेरा कनकेव मिरर. यहां पे बहुत सारी रेज हैं. यहां पे एक इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है लाइक दिस. सीधी लाइन यहां पे बननी चाहिए. तो यहां से रेज जाएंगी ऐसे. और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी रेज बनाओ एरो जरूर बनाना है, तभी पता लगता है किस डायरेक्शन में आपकी रेज जा रही हैं. बिना एरो के कुछ नहीं पता लगता कि रेज कहां पे जा रही है कहां पे नहीं. ये है आपका पोल. अब लाइक दिस, ये ऐसे जाती हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद, ऐसे ऐसे ऐसे. जिस पॉइंट पे मीट करती हैं ये, दैट इज प्रिंसिपल फोकस F. और यहाँ पे आगे जाके है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर C. और ये है प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है जी. फ्रॉम इंफिनिटी ये रेज आ रही हैं आपकी. लाइक दिस. ओके. अब बनाते हैं दूसरा केस है जो कनकेव मिरर का, कन्वेक्स का सॉरी. लाइक दिस. अब रेज जो आ रही हैं यहां पर, अगेन यूज योर स्केल टू ड्रॉ द स्ट्रेट लाइंस. फ्री हैंड मत बनाना, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे पेपर में.
मुझे यहाँ पे फ्री हैंड ही बनाना पड़ेगा बिकॉज बोर्ड पे मुश्किल है उसको यूज़ करना। लाइक दिस, लाइक दिस, एक ये आएगी, इट विल बी लाइक दिस। तो इसकी डायरेक्शन ऐसे, इसकी डायरेक्शन ऊपर को, और ये मीट कर रही हैं यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे बनाते हैं नीचे। तो यहाँ पे मीट करें, दिस इज द प्रिंसिपल फोकस एंड दिस विल बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये ऐसे आई, ये भी ऐसे आई, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये ऐसे। तो अब जब आप यहाँ से देखोगे अपनी आंख लगा के तो आपको लगेगा कि ये रेज यहाँ से आ रही हैं। सिमिलरली यहाँ से देखोगे तो लगेगा आपको ये रेज यहाँ को ऐसे वापस आ रही हैं। So this is the principal focus of convex mirror and this is my principal axis। तो ये क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो गए आपके बेटा प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं इसको ऑफ द कनकेव और कन्वेक्स मिरर। और ये जो डिस्टेंस होता है पोल और फोकस के बीच का, पोल और फोकस के बीच का, देखो जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो सारे पोल से ही मेजर होंगे। याद रखना ये रूल्स हैं, आगे जाके मैं लिखाऊंगा भी, पर अभी सुन लो एक, जब भी डिस्टेंस मेजर करना है पोल से ही करना है। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल से प्रिंसिपल फोकस का डिस्टेंस, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं फोकल लेंथ के बारे में। Distance between pole and principal focus of mirror is called as focal length स्मॉल एफ ऑफ मिरर। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? स्मॉल एफ के साथ। तो यहां पे अगर मुझे लिखना हो, यहां पे रहने देते हैं इसको लिखने को, तो जस्ट रिमेंबर कि फोकल लेंथ क्या होती है? पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है। ओके, अब लास्ट टर्म है आपकी जो कि हमने डिस्कस करनी है, दैट इज द सेवेंथ टर्म। उसके बाद टर्मिनोलॉजीज आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो क्या मीनिंग है बेटा अब हमारी सेवेंथ टर्म का, वो मैं आपको अभी यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। सेवेंथ टर्म देखो, सेवेंथ टर्म है जो है हमारी, यहीं पे समझ लो, जैसे ये मेरा मिरर है, इसको मैंने नेमिंग्स दे दिया, यहां पे नेम दे देना इसको MN, यहां पे इसको नाम दे देना MN। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं इसमें मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, तो आप बोलोगे सर MN। यहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है? MN। इस MN का अगर मैं डायमीटर ले लूं, मतलब ये वाला स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ऐसे M to N स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो है वो क्या बताएगा इसका मुझे? उसको बोलते हैं एपर्चर। तो सेवेंथ इज योर एपर्चर। डायामीटर
of the reflecting surface Mn is called as aperture. तो mirrors which we study are of small aperture. हमारा जो एनालिसिस है वो स्मॉल अपर्चर के लिए है, जो बड़े अपर्चर होते हैं उसके लिए एनालिसिस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. सो वी विल बी गोइंग टू एनालाइज ऑल द स्फेरिकल मिरर्स हैविंग स्मॉल अपर्चर. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. और स्मॉल अपर्चर के जब आपके मिरर्स होते हैं उसमें एक रिलेशन होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ. फॉर मिरर्स ऑफ स्मॉल अपर्चर comma relation between radius of curvature r and focal length small f is given by F इज इक्वल टू R अपॉन 2. ये याद रखना, एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है. मतलब कहने का ये है कि अगर ये मेरा मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरा फोकस है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ R और ये मेरा फोकल लेंथ हुआ F. तो जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है. तो ये आपको F इज इक्वल टू R/2 क्या करना है, इसमें याद रखना है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. तो प्रिंसिपल फोकस जो है वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के सेंटर में लाई करता है, मिडवे में लाई करता है. ये आपको बात इसमें समझनी है. सो आई होप दिस लाइट का जो इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, देन आई डिस्कस्ड विद यू कि मिरर्स आपके प्लेन भी होते हैं, स्फेरिकल, स्फेरिकल को स्फेरिकल क्यों बोला, कनकेव को कनकेव क्यों बोला, कन्वेक्स को कन्वेक्स क्यों बोला. इसकी बेसिक टर्म्स हैं लाइक पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, अपर्चर. ये सारी की सारी टर्म्स को हमने डिटेल में स्टडी किया है. अगेन मेक ऑल द डायग्राम्स यूजिंग योर इक्विपमेंट्स, कंपास, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल. अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं है चैप्टर का, आप टाइम पास कर रहे हो तो वो मत करना. तो जस्ट यूज ऑल दीज स्टफ जो मैं आपको बोल रहा हूँ डायग्राम्स बनाने के लिए, and maintain the proper notes. Keep revising. I will meet you in the next video. Thank you.